हो गया? चलो चलो अगला आएगा। याद है नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस। चालू हो गया क्या? चलो नोबल गैस की बात करते हैं तो नोबल गैस के अंदर कौन कौन से आती हैं जरा बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और इन सब का अगर कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे तो NH2 और NP6 आता है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस का, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और रेडॉन आपको सबको पता है क्या होती है? रेडॉन आप सबको पता है रेडियो एक्टिव होती है। रेडॉन क्या होती है? रेडियो एक्टिव। यार थोड़ा देख लें तो चालू हुआ कि नहीं हुआ। हो गया? इसलिए बार बार नीचे देखना भी पड़ता है क्योंकि टीवी यहाँ लगी हुई है, स्क्रीन है ना। चलो कहीं ऐसा नहीं रिकॉर्ड करते हो पता लगा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ फिर दोबारा बनाओ, ठीक है? इसलिए बार बार देखना पड़ता है कि हाँ ठीक है ना सब। चलो इधर देखो, तो ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन आ गया। NH2NP6 क्लियर सबको? अब पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अकरेंस जो अपन देखें तो अकरेंस की बात अपन जब करते हैं तो नोबल गैसों का जो अकरेंस होता है वो बहुत कम पाया जाता है नेचर के अंदर, आप सबको पता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पाई जाने वाली गैस होगी तो वो सिर्फ एक होगी, वही आर्गन। हाईएस्ट जो है नोबल गैसों में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? बोलो, आर्गन। और एक खास बात जो मैंने बताई कि जितनी भी गैसें हैं वो सब एटमॉस्फेयर में पाई जाएंगी। यानी कि अगर गैसों की बात करें तो जितनी भी नोबल गैसें हैं उनका सबका एटमॉस्फेरिक अकरेंस पाया जाता है एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन का नहीं क्योंकि रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो ठीक है रेडॉन को छोड़ के। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या याद हुआ कि जो अर्थ क्रस्ट में मतलब जो गैसेज है उन सब में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है नोबल गैसों में से? आर्गन। दो बात समझ में आई। तीसरी बात जो समझनी है कि अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक एविडेंस की तो 1% मतलब जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर आपके जो है वो गैसेज हैं एटमॉस्फेरिक एविडेंस के अंदर 1% जो है वो ड्राई एयर के अंदर भी पाई जाती है और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाएगी? ये आर्गन। क्लियर सबको? अब आर्गन की बात करें तो ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हीलियम और समटाइम्स जो है वो नियॉन, ये आपके जो है वो पाई जाती है किसमें? बोलो, रेडियो एक्टिव जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर भी एज ए आपके कंपोनेंट थोड़ा सा ये पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव में जैसे पहला अगर अपन बात करें पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड जो होता है वो U38 होता है, ठीक है? तो पिच ब्लेंड के अंदर भी ये पाई जाती हैं। दूसरा आपको पता हो अगर, ठीक है, मोनोजाइड। मोनोजाइड जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मोनोजाइड जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉस्फेट का मिक्सचर होता है एक्चुअली, और उसके अंदर कई सारे जो एलिमेंट हैं, ये मोनोजाइड का कंपोजिशन होता है एक्चुअली। तो इसके अंदर भी ट्रेसेस फॉर्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है? तीसरा होता है आपका एक लीवाइट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो UO2 होता है। तो ये समटाइम्स जो है वो हीलियम और समटाइम्स नियोन, समझ गए बात को? ये आपके जो है वो रेडियो एक्टिव जो आपके वो मिनरल्स होते हैं या ओर होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है, ठीक है? इसके बाद अगर हीलियम का बात करें तो हीलियम का जो मेन सोर्स है वो आप सबको पता है कौन है? हीलियम का मेन सोर्स कौन है? नेचुरल गैस। कौन है? नेचुरल गैस। क्लियर सबको? यहां तक की बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। अब अगर हम बात करें इसमें आगे की तो आर्गन और नियोन, क्या बोला जल्दी बताओ? आर्गन, सॉरी आर्गन क्या, जीनॉन एंड रेडॉन, ये आपके रेयरेस्ट एलिमेंट होती है। क्या बोला मैंने? रेयरेस्ट एलिमेंट है इसके नोबल गैसों के अंदर बात करते हैं तो, जिसमें से आपको पता है कि जो रेडॉन होती है उसको कैसे बनाया जाता है। तो अगर उसकी बात करें हम तो आपको पता है एक हीलियम पार्टिकल बाहर निकाल दो इसमें से तो आपके क्या बनता है? ये तो दो तो यहां से कम होंगे रेडॉन में, तो कितना बनेगा? ये 86। चार यहां से कम होंगे तो कितना बनेगा? ये 26 था,
ठीक है, तो ये आपके पास रेडॉन बनता है। तो रेडॉन जो होता है वो किससे बनता है, डीके ऑफ रेडियम, रेडियम के डीके से बनता है रेडॉन। तो ये इनकी आपकी प्रॉपर्टी की बात करें अब अपन, क्योंकि ये तो इनकी बात जनरल बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं इनके अंदर, तो प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NH2NP6, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है बताओ, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर आपको याद आ रहा हो तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते थे तो LDF नॉन पोलर है ये, LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ता था। तो मैंने कहा था लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा, नॉन पोलर है, साइज बढ़ने पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक, ये दो चीजें हमने वान डर वाल फोर्स में पढ़ी हुई हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई तो आपको पता ही है वैसे ही, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो रेडियाई क्या होगी, ये भी बढ़ेगी, ये रेडियाई बढ़ गई। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ले तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, आया ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं रखते, ये इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्लियर सबको। बॉइलिंग पॉइंट वाली जब बात कर रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट में एक खास बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हीलियम होता है उस हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 269 होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते तो उसका होता है 4.2 के। सभी एलिमेंट्स में जितने भी पाए जाते हैं उनमें सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -269 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे तो 4.2 केल्विन, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे कम होता है इसका। क्लियर। तो एटॉमिक रेडियाई आपको समझ में आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गई। उसके बाद आपने कहा कि ये मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, सॉल्युबिलिटी आपको बताइए ये स्पैरेंगली सॉल्युबल होती हैं, ये भी हमने वान डर वाल फोर्स में पढ़ा था, ठीक है। और वो सॉल्युबल होने का रीजन भी बताया था अपन ने, डाइपोल पानी है और नोबल गैस नॉन पोलर है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर आया ना। तो अब अपन बात करें अगर इसकी, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात समझ में आ गई। अब डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी भी वही आएगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, यानी कि हीलियम से लेकर के जीनॉन तक बढ़ेगी, ठीक है। तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये आपकी इनकी प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब जनरल बात करते हैं अपन, तो ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक गैस है। ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस। ये क्या है जल्दी बताओ, मोनो एटॉमिक गैस। ये सब मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना इनका, मोनो एटॉमिक गैस है। और दूसरा ये सब कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। कैसी है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। कैसी है जल्दी बताओ, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। लेस लगा देना सब में, चाहे कलर पूछे लेस, ऑर्डर लेस, टेस्ट लेस। नहीं आया समझ में, सिंपल है, हाँ या ना। तो अब आप बात करें तीसरी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी अभी बताई थी मैंने कि सॉल्युबिलिटी स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर होती है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, सिंपल है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक। तो यहां पर अपन नोबल गैसों की बात कर रहे थे, तो नोबल गैस के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने का रीजन आपने क्या दिया, बोलो। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंक्रीज होगा या कौन सा फोर्स होगा, सोचो। बोलो। हाँ, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अभी तो बताया था, ठीक। अब वही वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका, बढ़ेगा। उसका रीजन अभी बताया मैंने, LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्स,
यानी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन नीचे आने पर बढ़ता है और ये वीक फोर्स होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होते, डाउन द ग्रुप आने पर घटते हैं या बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट अभी बता ही दिया आपको, सबसे कम होता है 4.2 केल्विन। क्लियर? अब जो बात कर रहे हैं अपन वो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी की एक खास बात ये होती है कि ये रिएक्ट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि इनका जो आउटर शेल है वो पूरा भरा होता है, तो लेस रिएक्टिव होती हैं। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होती हैं। क्यों? उसका रीजन आपसे पूछे तो देंगे, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है पहला, और दूसरा आपको ये बोलना है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, और इनकी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। पहला, केमिकल इनर्टनेस क्यों होती है नोबल गैसों की, तो उसका रीजन देंगे बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा आप क्या देंगे कि इनमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक, इसके बाद अपन ने एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती है, तो पहले ये माना जाता था कि रिएक्ट नहीं करती हैं और इन्हें इनर्ट कहा जाता था, ठीक है। बाद में 1962 की बात है। अब 1962 में एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे O2PTF6 का। तो O2 और PTF6 की रिएक्शन जब देख रही उन्होंने, तो उन्होंने क्या पाया कि रिएक्शन हो गई। ये कंपाउंड बन गया रेड कलर का आयनिक कंपाउंड बन गया। ये रेड कलर का ये आयनिक कंपाउंड बन गया तो उनका दिमाग खराब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास एक डेटा पड़ा हुआ था, और वो डेटा था O2 और जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा। एक डेटा पड़ा हुआ था O2 और जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा, और वो अप्रोक्सीमेट क्या थी? सेम। यानी अगर आप बात करें, इसकी थी 1175, ठीक है, और इसकी थी आपकी 1170। तो आप दिमाग की बत्ती जलाओ कि 1175 में से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके कंपाउंड बना रहा है आयनिक, तो इसका मतलब ये जीनोन में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल करके बना सकता है। ये सोचते हुए उन्होंने रिएक्शन कराई, तो उनका दिमाग खराब हो गया जो उनके पास था, क्योंकि रिएक्शन हो गई। क्या बना वो? PTF6। ये भी रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस था जो बना था, ठीक है, 1962 में फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। दोबारा से बोलना, क्या बोला जल्दी बताओ? फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। पक्का? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस था जो कि ये बना था। हाँ या ना? सिंपल है। तो ये आपके पास आपका इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसके बाद आता है आपका कंपाउंड ऑफ हेलोजेंस। उनमें आपका आएगा पहला हैलाइड्स, नोबल गैस हैलाइड। अब नोबल गैस हैलाइड में भी अगर हम बात करें तो आप देखो, अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। अगर मैं डाउन द ग्रुप आता हूं तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? साइज अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो इसी की होगी, इसलिए सबसे ज्यादा कंपाउंड इसके पाए जाते हैं। क्रिप्टन तक भी आप देखो तो KrF2 पाया जा चुका है। रेडॉन की बात करें तो रेडॉन का भी RnF2 पाया जा चुका है, और इनका पता लगता है रेडियो ट्रेसर टेक्निक मेथड से, ठीक है, तो ये पाए जा चुके हैं। बाकी अभी कंपाउंड नहीं पाए जा चुके क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हैलाइड्स ऑफ नोबल गैस, यानी कि जीनोन के हैलाइड। अगर मैं Xc प्लस F2 की रिएक्शन करा दूं तो XeF2 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं Xc प्लस F2 की रिएक्शन मैं अगर इसको ज्यादा ले लूं 1:2, ठीक है, 20 के आसपास ले लूं तो क्या बन जाएगा? 1:5। तो क्या ले लूं? XeF4। और अगर मैं इसको और ज्यादा ले लूं तो या एक्सिस के अंदर ले लिया अगर मैंने इसको, तो क्या बन जाएगा? XeF6। XeF6 की स्ट्रक्चर आपको याद हो तो मैंने बताई थी, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होती है। XeF6 की स्ट्रक्चर बताओ क्या होती है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। हाँ या ना? बोलो, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ये अगर आप लेते हो, मैंने अभी बताया 1:2 रेशियो अगर लेंगे तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन पे हो जाएगी, 1:5 रेशियो पे हो जाएगी, 1:x इसमें ले रहे हैं तो 20 पे हो जाएगी, ठीक।
हाँ या ना? ये तो 3 रिएक्शन है और तीनों की आपकी बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है सोचो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर। आपको बाकी स्ट्रक्चर तो समझ में आ जाएंगे लेकिन इसके लिए आप भूल जाओगे, तो मैं बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन था sp3d3 और इसकी स्ट्रक्चर थी कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। एक बार नोट्स को रिवाइज करना है बॉन्डिंग के अंदर, उसमें लिखा हुआ है आपके पर्टिकुलर कि भाई इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है। हाँ या ना? अब देखो अगर मैं HCF4 की रिएक्शन O2F2 से करा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ? प्रोडक्ट बनेगा HCF6 प्लस O2। ये रिएक्शन आपको मैंने बोला भी था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर से वही प्रोडक्ट आ गया, देखो आप, आया ना? वो प्रोडक्ट आया नहीं आया? बोलो। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो O2 भी बन रहा है और वही प्रोडक्ट आ रहा है और यही रिएक्शन है इसका। 143 केल्विन पर ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसकी रिएक्शन इससे कराने पर ये बन गया और इसकी इससे कराई तो ये बना, इसकी इससे कराई तो वापस ये आ गया, मतलब इस तरह से कनेक्ट करेगा तो आप कंफ्यूज ना हो। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस। पहला हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें HCF2 के, तो अगर हाइड्रोलिसिस आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको ऐसे बताया था कि अगर मैं वाटर लूंगा जनरली तो यहां बनेगा HCOH2, पर ये अनस्टेबल होता है, ये टूटेगा HCO में, ये भी क्या होता है अनस्टेबल, टूट जाएगा Hc+O2 में। तो अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात करूंगा इसके हाइड्रोलिसिस से, तो ये जो है इसमें आपका होना क्या चाहिए था, 2 HF बाहर निकलेंगे ये और OH जुड़ेगा, ये अनस्टेबल था टूट गया, ये भी अनस्टेबल था टूट गया इसमें। तो फाइनली प्रोडक्ट अगर आप देखो तो यहां बनेगा Hc+O2+HF। तो ये इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आ गया, आया ना। अगर मैं HCF4 के हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो आप जनरली देखो क्या बनेगा, HCOH4+HF, पर ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है HCO2+H2O में, ये भी अनस्टेबल होता है, ये फिर टूटेगा डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के HCXO3+O2, यानी फाइनली प्रोडक्ट तो ये और ये HF बना, आया ना। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी एक्सप्लेन किया था मैंने, मिटा दो इसको। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बताओ, HCO3O2+HF। क्लियर सबको? हाँ या ना? बोलो। तो ये इसके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हो गए। अगला देखो, XGF6 की बात करें अगर हाइड्रोलिसिस की, तो ये स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस आपको बताया था, HCOF4+HF। पहले यहां से क्या बाहर होगा, 2 HF हाइड्रोजन के साथ जाएंगे और एक ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसका मतलब एक ऑक्सीजन अंदर जुड़ेगा, देखना जरा, एक ऑक्सीजन अंदर जुड़ेगा और अंदर जुड़कर बनाएगा HCO2F2+HF फिर से, और HCO2F2 फिर रिएक्ट करेगा और बनेगा HCO3+HF। ये कहलाता स्टेप, क्या कहलाता है ये, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाता है जल्दी बताओ, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। ये प्रोडक्ट आते हैं बेटा, सवाल पूछेगा कि XGF6 के स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस से क्या बना, तो आंसर आएगा ऑप्शन में XgO4 बनता है, XgO2F2 भी बनता है स्टेप वाइज। लेकिन जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात होगी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के अंदर आपके पास ये XgF6H2O और ये बनाएगा आपका XgO3+HF। तो आप अगर पूछा जाए, ध्यान सुनना, कि XgF6 के हाइड्रोलिसिस से बनेगा तो सिर्फ ये और ये बनेगा, ये नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बीच में बनते इंटरमीडिएट नहीं बोले जाते। जब तक क्वेश्चन में स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आप आंसर नहीं देंगे। क्या बोला जल्दी बताओ, जब तक आपको स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस बोलो नहीं बोलेगा तब तक आपको आंसर नहीं देना है।
क्लियर सबको? आया ना? ये रिएक्ट करके XeO3 प्लस HF बनेगा। ठीक, अब अगर मैं इसका एल्कलाइन मीडियम में कराऊं, एल्कलाइन मीडियम यानी कि हाइड्रोलिसिस इन एल्कलाइन मीडियम, तो सोचो क्या होगा। अगर HCF6 का एल्कलाइन मीडियम में कराया जाए तो मैं आपको पहले इसका एक तरीका बताता हूं। जब नॉर्मली हाइड्रोलाइज हो रहा था तो XeO3 प्लस HF बन रहा था, आया ना, XeO3, ठीक है। अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो बेसिक मीडियम ऐसे होगा, आपको याद करने के लिए बताता हूं, इसमें जोड़ दो इसको, H जुड़ा, Xe जुड़ा, O4 माइनस, इसका नाम होता है जीनेट आयन। और जीनेट आयन भी क्या होता है, अनस्टेबल, तो ये टूटेगा और ये टूट करके बनाता है XeO6 4 माइनस प्लस Xe प्लस O2। ये जो Xe है इसका नाम होता है परजीनेट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऑक्टाहेड्रल परजीनेट आयन Xe प्लस O2 किससे बना ये, बोलो किससे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस HCF6 का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्कलाइन मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस है। क्लियर सबको? तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से कौन सा बनेगा, परजीनेट। ये इंटरमीडिएट है इसलिए इसको मत बोलना, फिर से बोल रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट ये है, वो नहीं है, वो तो टूट गया, वो भी नहीं बना, सीधा ये और ये बोलना है आपको, और HF। ठीक है, तो फाइनली प्रोडक्ट इससे रिएक्शन हुई और ये बना है, क्या बोला जल्दी बताओ, फाइनली रिएक्शन हुई और इससे ये बना है, हाँ या ना? क्लियर? चलो, अब ये जो जीनोन के जो फ्लोराइड्स होते हैं ना, वो दो तरह से होते हैं, ध्यान सुनना। वो क्या होते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी होते हैं, फ्लोरीन देते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा, ये हेलाइड डोनर भी होते हैं और हेलाइड एक्सेप्टर भी होते हैं। जैसे मान लो आपके बाबूजी और आपकी सिचुएशन क्या है कि अगर आप बाबूजी के पास जाएंगे तो बाबूजी से पैसे लेंगे, तो आप क्या होगे, एक्सेप्टर। लेकिन अगर आप अपने किसी ऐसे दोस्त के पास गए जिसको पैसे की जरूरत है, तो हो सकता है आप पैसे दे भी दें उसको, तो आप क्या हुए, डोनर। तो आपने लिए एक्सेप्टर, आपने दिए डोनर, यानी आप दोनों कैटेगरी में आ गए। क्या कैटेगरी में आए जल्दी बताओ, आप एक्सेप्टर भी हो और आप डोनर भी हो। दोबारा से बोलो, आप एक्सेप्टर भी हो और आप डोनर भी हो। क्लियर? क्या बोला जल्दी बताओ? यानी कि हैलाइड जो है वो ये डोनर भी होते हैं और एक्सेप्टर भी होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये आ गया, अब मैं इसकी अगर BF3 से कराऊं तो सोच के देखो BF3 क्या होगा, लेने वाला या देने वाला? बेचारा ये तो क्या होगा, ये तो लेता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर आप रिएक्शन बनाओगे तो ऐसे बन जाएगी, तो XeF5 प्लस और BF4 माइनस, तो यानी कि यहां क्या हुआ, ये एज अ डोनर। लेकिन अगर इसकी जगह ये क्या आ जाता, ये आयनिक कंपाउंड, ये क्या हो गया, फ्लोराइड माइनस, ठीक है। ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कभी लेते वेते नहीं, देते हैं तो वो दे देगा, तो सीजियम प्लस और ये हो जाएगा आपका Xe, कहाँ गया F7 माइनस। तो यानी कि ये जो जीनोन के हैलाइड है वो फ्लोराइड डोनर भी होते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी फ्लोरीनेटिंग एजेंट, तो अभी बताया था मैंने आपको कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी होंगे, आसानी से फ्लोरीन दे देंगे। तो ये SF4 है, XeF6 की रिएक्शन अगर इससे करवाएं तो आप देखो क्या होगा, ये बन जाएगा SF6 और ये आ जाएगा SA4 में। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स भी हो गए, फ्लोराइड डोनर भी हो गए, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी हो गए। क्लियर? आया ना? बोलो, सिंपल है? अरे हाँ तो बोल दो। अब रिएक्शन विद XeF6 की रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, SiO2 से, तो XeF6 की रिएक्शन अगर SiO2 से कराऊं तो सोचो क्या बनेगा, सोचो। ये रिएक्शन मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब भी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आ गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सोचो, जल्दी सोचो, फटाफट बताओ, आया ना?
यहाँ रहा, चलो SiF4 प्लस XeOF4 और ये वोलेटाइल कलर का होता है, याद करो, आया ना? ये बताया भी था ऐसे SiF4, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसके बाद अपन ने एक रिएक्शन और पढ़ी थी इसी के साथ कि अगर XeO3 की अगर XeOF4 से, अगर किसी को याद आ रहा हो तो ये स्कोर रिवीजन में इस पैराग्राफ से, मतलब इस रिएक्शन से एक पैराग्राफ बनाया था मैंने इतना बड़ा, अगर आपको पुराने किसी टेस्ट पेपर का याद आ रहा हो तो ध्यान रखना, इन तीन रिएक्शनों की हेल्प से मैंने एक पैराग्राफ बनाया था जिसके अंदर X, Y और इस तरह से रिएक्शन करवाई थी। ये सब इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, शायद आपको याद होगी, और याद नहीं है तो टेस्ट पेपर याद करना, उसके अंदर पैराग्राफ बनाया था बहुत बड़ा सा, ठीक है। वो बहुत बड़ा पैराग्राफ इन्हीं रिएक्शन से हो सकता था, वरना नहीं हो सकता था। और ये रिएक्शन हम जनरली मिस कर जाते हैं किसमें, नोबल गैसों में। तो एग्जामिनर अगर कभी कॉम्प्रिहेंशन नोबल गैसों में से बनाने में आ गया तो यही रिएक्शन उठाएगा सीधी, ठीक है। तो चलो बताओ XeO3 प्लस XeOF4 से क्या बनेगा, सोचो। है XeO2F2, लेकिन अगर यहीं पर इसकी रिएक्शन XeO3 की रिएक्शन XeF6 से करा दें तो क्या बनेगा, सोचो। XeO3 की अगर XeF6 से करा दें तो क्या बनेगा बताओ, XeOF4। मैंने क्या करा था सवाल में कि XeF4 की स्ट्रक्चर दे दी थी आपको हिंट के तौर पे, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर बनाए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो 2 और फ्लोरीन 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन क्या बना इसका 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 टोटल 6 मतलब sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ये वहां पर हिंट दिया हुआ था इसका, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में भी कौन से स्ट्रक्चर है ढंग से देखना, अगर एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये रिएक्शन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको देखनी थी, हाँ या ना, ठीक। इसको अच्छे से याद कर लेना यार, देखो फिर से बोल रहा हूं, ढंग से याद करना, मिस मत करना। मैं कौन सी चौक आ गई, मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना, क्लियर। 2 मिनट दे रहा हूं, चलो याद करो इसको। हो गया। अब इनकी रिड्यूस, ये मतलब रिड्यूस भी कर देते हैं, किसको देखो जरा, जो है क्या रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं XeF2 की रिएक्शन, ये कौन सी चौक है, XeF2 की रिएक्शन अगर H2 से कराऊं तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी, क्या ये बनेगा, सोचो। ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुकी है ये, क्या बोला जल्दी बताओ, कई बार आ चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना इसको, क्लियर। इसके बाद आपके पास आता है, आपको कुछ याद हो तो मैंने बताया था आपको कि हीलियम के कुछ यूजेज याद रखने, जैसे क्रायोजेनिक इंजन में इसका यूज होता है, सुपर कंडक्टर में यूज होता है, हाई सुपर मतलब हाई जो कहते हैं ना सुपर न्यूमेररी मैग्नेट्स बनाने में हीलियम का यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी बेंड। हमारे जो सी डाइवर्स होते हैं ना, गोताखोर जो होते हैं, वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उस कंडीशन में पहले क्या होता था कि हमारे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता था उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता था। जब वो लेकर के जाते थे तो वो अंदर जाने पर धीरे धीरे जैसे ही समुद्र के अंदर और नीचे जाएंगे तो प्रेशर चेंज होता था। प्रेशर चेंज होने की वजह से, प्रेशर चेंज होने की वजह से नाइट्रोजन ब्लड में डिसोल्व हो जाती थी, और अगर नाइट्रोजन ब्लड में डिसोल्व हो जाती थी तो उस कंडीशन से हमारे पेनफुल कंडीशन आती थी, पाँव में दर्द होने लगता था, जॉइंट्स में बहुत तेज, उसको कहते थे बेंड्स। बाद में इस समस्या को दूर करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाने लगा, और जो हीलियम थी वो बहुत लेस वाटर सॉल्युबल थी, तो प्रेशर चेंज होने से वो सॉल्युबल नहीं हुई पानी में, जिसकी वजह से वो कंडीशन नहीं आई बेंड। तो इसलिए आजकल हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हीलियम का, क्लियर। तो ये आपका नोबल गैस भी समाप्त, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़कर आना, मतलब याद करना, ठीक है, और पी ब्लॉक की शीट कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है। चलिए बाय।